फाइनली वी आर मेकिंग अ वीडियो ऑन दिस। बहुत टाइम से बात करनी थी बट मौका और दस्तूर नहीं मिल पा रहा था। अभी न्यू प्ले स्टेशन और एक्सबॉक्स जो है वो लॉन्च हो चुके हैं। $499 का आपको एक्सबॉक्स मिल जाता है, वही सेम प्राइस प्ले स्टेशन का भी है। और वहाँ पर $299 में आपको सस्ती मस्ती मिल जाती है। अब अगर आप वही सेम प्राइस में एक सिस्टम बिल्ड करते हो, मतलब $299 में इंडिया के अंदर पकड़ लो लगभग 22,000 रुपीज़ होगा, और जो $500 है वो लगभग होगा आपका 37,000 रुपीज़। अभी अगर आप एक पीसी बिल्ड करते हो 22,000 का, आप उसे एक्सपेक्ट कर सकते हो 30 to 40 फ्रेम्स ऑन 1080p सेटिंग्स। और ज़्यादातर न्यू गेम्स जो हो गए 2018 के बाद के गेम्स, वो थोड़ी दिक्कत देंगे चलने में, तो वो भी एक चीज़ है। और ये मैं न्यू हार्डवेयर की बात कर रहा हूँ। अगर हम ओल्ड बिल्ड करते हैं तो स्टोरी थोड़ी डिफरेंट होगी। और अगर हम वही देखें जो PS5 के नए मॉडल्स हैं और प्लस जो एक्सबॉक्स का नया मॉडल है जो $500 का मिलता है फॉरेन में, अगर उसको हम इंडिया में कन्वर्ट करें तो लगभग 37,000 रुपीज़ उसकी प्राइस होगी। और 37,000 में आपको क्या मिलता है इंडिया में? अगर आप एक पीसी बिल्ड करते हो तो मैक्स टू मैक्स आप CPU के साइड पर एक Ryzen 5 ले सकते हो अच्छे से अच्छा, और एक 1650 ले सकते हो। अब ये काफ़ी सही बिल्ड होगी इस प्राइस रेंज में। अब ये जो पीसी होगा ये एक्चुअली आपकी 1080p की गेमिंग करवा देगा काफ़ी ढंग के फ्रेम रेट्स के साथ में। बट अगर हम कंसोल देखें तो यहाँ पर ये लोग क्लेम कर रहे हैं 1440p की जो गेमिंग है, यानी कि 2K की गेमिंग करवा देगा आपका $299 वाला प्ले स्टेशन और एक्सबॉक्स, और जो $500 वाला एक्सबॉक्स है वो आपकी 4K की गेमिंग करवा देगा। अब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा होगा ये। और एक्चुअली ये जो है ये 120 FPS प्लस की बात कर रहे हैं हम इधर, यानी कि वो 60 फ्रेम वाली बात नहीं है, लगभग उसका डबल है। तो 4K की गेमिंग प्लस डबल FPS $500 में। एक्चुअली आप इस प्राइस में पीसी बिल्ड तो नहीं कर सकते हो, आपको भी पता है। तो अभी आप सोचोगे कि ये बहुत मतलब घाटे का सौदा है अगर हम एक पीसी बिल्ड करते हैं तो, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। और एटलीस्ट इंडिया में तो ऐसा नहीं है। एक्सबॉक्स और जो प्ले स्टेशन है ये अपने हार्डवेयर को लॉस में सेल करते हैं, फिर बाद में जब इनकी प्ले स्टेशन बिक जाते हैं, मार्केट के अंदर अवेलेबल होते हैं, तो इसके गेम्स की जो कॉपी होती है वो अपने स्टोर में अवेलेबल करवा कर ये उनमें से पैसे जो है ज़्यादा घसीट लेते हैं। कितने सारे गेम्स हैं इंडिया में अगर आप देखोगे तो आपको $100 के ऊपर लॉन्च होते हैं, यानी कि लगभग अगर हम इंडियन करेंसी में देखें तो उसका पड़ जाएगा आपको 7,500 रुपीज़ प्लस इंडियन टैक्सेस। तो आ जाके लगभग 10-12 हज़ार रुपये का गेम हो जाता है एक। टीम समझ रहे हो? पैसा ही पैसा होगा। और सच्ची बताओ तो इंडिया में लोग बाय गेम बहुत कम करते हैं। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, फैक्ट है। लोग एक्चुअली बहुत कम गेम्स जो है इंडिया में बाय करते हैं। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन मैंने भी किया है ये, और हर कोई करता है। कोई गलत बात नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि आप जब छोटे हो तो आपके पास पैसे नहीं होते हैं, मैं समझ सकता हूँ वो चीज़। बट जब मेरे पास पैसे आते हैं आई ट्राई टू बाय दैट गेम। और अभी मेरी लाइब्रेरी में काफ़ी सारे मेरे बॉटेड गेम है जो कि मैंने खुद अपने पैसे से बाय किए हैं। अगर बाय कर सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो तो बाय करो। एक्चुअली डेवलपर्स के लिए अच्छा होता है, वो और अच्छे गेम्स निकालेंगे। सो गेम्स आर एक्सपेंसिव, आई नो डैट। इसके ऊपर वीडियो लाएंगे बहुत जल्दी, इसके ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन अभी के लिए उसे रहने देते हैं। कंसोल्स अवेलेबिलिटी इज़ अ बिग इशू इन इंडिया। सीन्स कुछ ऐसे हैं कि जब कंसोल्स लॉन्च होते हैं तो इंडिया में आते आते उन कंसोल्स को काफ़ी टाइम लग जाता है। और काफ़ी टाइम बोले तो लगभग 1-1.5 साल के बाद जो है प्रॉपर जो सेल्स होती है वो होती है कंसोल्स की इंडिया में। अब प्ले स्टेशन 5 और न्यू एक्सबॉक्स ही देख लो आप। अब जब तक ये इंडिया में प्रॉपरली आएगा तब तक आपको पीसी में न्यू हार्डवेयर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। और ये जो पीसी के हार्डवेयर हो गए ये ऑलरेडी बेटर हो गए। अब आप देखोगे तो इंटरनेट पे आपको कितने सारे रिव्यू चैनल पर रिव्यूज़ भी आ चुके हैं इसके, लेकिन आपने कभी एक भी इंडियन चैनल को देखा जिसको एक्चुअली जो प्रोडक्ट है यानी कि हमारा प्ले स्टेशन या एक्सबॉक्स जो कि उनको डायरेक्टली सोनी या माइक्रोसॉफ्ट से मिला हो? नहीं देखोगे ये चीज़। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि दे एक्चुअली डोंट केयर अबाउट इंडियन मार्केट दैट मच। और उनका कहना कहीं से गलत भी नहीं है, क्योंकि इंडिया की मार्केट अभी काफ़ी छोटी है, तो उनका जो फोकस है बेसिकली वो ज़्यादातर जो होता है मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ पे होता है और वेस्टर्न कंट्रीज़ पे होता है, क्योंकि वहाँ पर उनकी सेल्स ज़्यादा है। और एज अ कंपनी वो अपना बिजनेस जो है वो पहले देखेंगे, और यही मेन रीज़न है जिसकी वजह से आपको कंसोल्स इंडिया में जल्दी देखने नहीं मिलते। और जब मिलते हैं देखने तो भाई उसके ऊपर लग जाता है इंडियन टैक्स, जो कि अराउंड $200 से $300 के आसपास में होता है, जो एक्चुअली बहुत ज़्यादा होते हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे तो कंसोल्स एक्चुअली एक लग्जरी आइटम माना जाता है इंडिया में,
और जब आप कुछ चीज़ बाहर से लग्जरी आइटम इंपोर्ट करते हो तो उस पर टैक्स भी काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। अब ये सेम चीज़ जो है पीसी के हार्डवेयर के साथ नहीं होती, क्योंकि वो पर्टिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं, जब वो इंडिया में इंपोर्ट होते हैं तो उस पर इतना ज़्यादा टैक्स नहीं लगता है। आई थिंक अराउंड 9% का टैक्स जो है पीसी हार्डवेयर के ऊपर लगता है, और लैपटॉप के ऊपर भी ज़्यादा टैक्स इस वजह से लगता है क्योंकि इसे भी एक लग्जरी आइटम माना जाता है। अब एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं यहाँ पर PS4 का एग्जाम्पल। अब जब PS4 आया था फॉरेन कंट्रीज में तो उसका प्राइस था अराउंड $400, और जब वो इंडिया में आया था इट वॉज अराउंड 50,000 रुपीज़। अब अगर हम $400 को कन्वर्ट करते हैं तो वो होता है 30,000 रुपीज़, बट हमको कितना एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है? 20,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा। तो समझ रहे हो सीन क्या चल रहे हैं। और ये इस वजह से है क्योंकि ये इंडिया का टैक्स सिस्टम कुछ इस तरीके से काम करता है। अब आपको एक्चुअली एक बात बताऊं, बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पर ये सब चीज़ों पे टैक्स लगता भी नहीं है और उनको ये प्रोडक्ट बहुत सस्ते में पड़ते हैं। तो आप सोचो अगर अपन 20,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा दे रहे कोई चीज़ के लिए, सो एक्चुअली वी आर पेइंग मोर। और हम एक ऐसी कंट्री है जिसकी जो अर्न है, वेजेस है, जो पर कैपिटा इनकम है एक आदमी की, वो कंपेयर टू अदर कंट्रीज बहुत कम है। अब बेसिकली इधर ये हो रहा है कि जो कंट्री का वेज मनी जो कम है वो कंट्री ज़्यादा पे कर रही है सेम प्रोडक्ट के लिए देन अदर कंट्रीज, विच इज़ स्टूपिड। अब जो ये नए कंसोल्स हैं दे विल बी एक्चुअली अराउंड 50 to 60,000 रुपीज़, और इतना ही पकड़ के चलो, मुझे लगता है इंडिया में इतनी प्राइस में जो है वो आएंगे। और एक और बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में कि इनकी कोई प्रॉपर एक मतलब आप बोलोगे ना तो स्टोर नहीं है जहाँ पर जाकर आप एक बेसिकली प्ले स्टेशन बाय कर लो, एक्सबॉक्स बाय कर लो, ऐसा कोई प्रॉपर एक स्टोर नहीं है इनका। इंडिया में ज़्यादातर अगर आप देखोगे तो ये थर्ड पार्टी सेलर्स से जो है आते हैं हमारे पास, और थर्ड पार्टी सेलर्स अपना भी अलग कट रखते हैं। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ये लोग फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करवाते हैं प्ले स्टेशन और एक्सबॉक्स, और फिर इसको इंडिया में सेल करते हैं। तो वो अपना % का जो है वो कट लगाते हैं, प्लस आने का जो टैक्स होता है वो अलग लगता है। तो देखा देखी में प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और फिर उसके बाद भी अगर आप देखो तो इसमें वारंटी का इशू आता है, क्योंकि वो प्रोडक्ट दूसरी कंट्री का है और आपको इधर सस्ते में अगर मिल रहा है किधर से, तो आपको वारंटी वगैरह तो फिर भूल जाओ, प्रॉपर नहीं मिलेगी उसमें। यही मेन रीज़न है जिसकी वजह से इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं। और अब बात करते हैं गेम्स की। जो प्ले स्टेशन के गेम्स होते हैं, जो PS4 के गेम्स होते हैं, तो एक्चुअली उन पर भी टैक्स पड़ता है, और ये टैक्स भी मतलब काफ़ी अच्छी बड़ी अमाउंट में पड़ता है। अब बात करते हैं जो सीरीज़ आती है, मतलब DVDs वगैरह आती है आपके गेम्स की, तो उनकी भी प्राइस एक्चुअली काफ़ी हाई होती है बिकॉज ऑफ टैक्स। अब अगर आप एक गेम देखोगे इंडिया में प्ले स्टेशन या एक्सबॉक्स के, तो आपको 5,000 के ऊपर ही लॉन्च होते हैं, जो कि बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, और प्लस उसके ऊपर टैक्स पड़ जाता है, तो वो अलग और ज़्यादा प्राइस बढ़ जाती है। अब जो सेलर ये DVDs वगैरह बाय करता है तो वो अलग कट लेता है, तो प्राइस ऐसा काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है। इस वजह से लोग जो है वो क्रैक वगैरह करते हैं और अपने जो सिस्टम है उसमें नल्ली सीरीज यूज़ करते हैं बेसिकली, जो कि सही नहीं है। लेकिन गेम अगर इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव होंगे तो आदमी कर भी नहीं सकता कुछ। एक्चुअली देखो तो इतना ज़्यादा लोग अर्न नहीं करते इंडिया में, और एक गेम खेलने के लिए इतना ज़्यादा पैसा डालना बोले तो बहुत सही चीज़ नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ थोड़े गेम्स जो है उनकी प्राइस थोड़ी कम होनी चाहिए, मतलब हर कंट्रीज़ में तो नहीं, लेकिन एक्चुअली इंडिया जैसी जो लो वेज इनकम वाली कंट्रीज़ है, यहाँ पर इनकी प्राइस वैल्यू जो है वो थोड़ी कम होनी चाहिए गेम्स वगैरह की, ताकि जो लोग खेलना चाहते हैं वो एक्चुअली अफोर्ड कर सके और जो है क्रैक्ड और पायरेटेड की तरफ ना जाए। अब आते हैं फिर से कंसोल्स पर। तो कंसोल्स एक्चुअली 60,000 रुपये का भी अगर हमें पड़ता है PS4 और जो न्यू एक्सबॉक्स है वो, तो वो आपको फिर भी ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस देगा एक PC से। अभी आप 60,000 खर्चा करोगे, आप 4K में 120 FPS PC में नहीं निकाल सकते हो, नॉट पॉसिबल। हाँ, ओल्ड बिल्ड कर रहे हो तो बात अलग है, लेकिन अगर आप न्यू हार्डवेयर से बिल्ड कर रहे हो अप टू द ग्राउंड से, मतलब फिर से एक नया PC बिल्ड कर रहे हो, सो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि आपका सिस्टम जो है आपको 4K में 120 FPS देगा। और यहीं पर ये आपको आराम से 4K गेमिंग करवा सकता है 120 FPS पर। तो कहीं ना कहीं ये बात भी सही है कि कंसोल्स आर एक्चुअली बेटर, बट आई स्टिल डोंट रिकमेंड कंसोल्स ओवर PCs। इसके पीछे भी रीजंस है, क्योंकि एक्चुअली ये कंपनी जो है ये दे आर नॉट मेकिंग एफर्ट्स। अगर ये सामने से कुछ एफर्ट्स करें, चीज़ें को सुधार करने की कोशिश करें इंडिया में, तो आप बाय करो तो बात अलग है। लेकिन एक्चुअली दे आर नॉट मेकिंग एफर्ट्स। अभी कंप्यूटर हार्डवेयर को देखो, हर एक कंपनी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। ना ये लोग इंडिया में रिव्यू सैंपल देते हैं, ना ये लोग इंडिया में, मुझे तो नहीं चाहिए, एटलीस्ट किसको तो दो रिव्यू सैंपल्स, कोई तो रिव्यू करे इंडिया में, किसी को नहीं देते। इन लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ता इंडियन मार्केट से। ये चाहे तो एक्चुअली जो टैक्स का जो प्राइस पड़ता है कंसोल्स वगैरह पे, वो भी कम करवा सकते हैं, तो वहाँ से भी हमें कंसोल्स में थोड़ी कंसेशन मिल सकती है, हमें प्राइस कम हो सकती है कंसोल्स की। लेकिन वो भी एफर्ट नहीं डाल रहे। अपनी प्रॉपर स्टोर्स वगैरह बना सकते हैं, वो भी एफर्ट नहीं है, कुछ एक पैसे का एफर्ट नहीं उस पर। तो CDs वगैरह पे टैक्स बचा सकते हैं, नहीं, बचाना ही नहीं है। अब कंपनी जब सामने से ही हमारे लिए एफर्ट नहीं कर रही है,
तो मुझे सही नहीं लगता आपको रिकमेंड करने के लिए। अब एग्जाम्पल निंटेंडो को ही देख लो आप, 30 साल पुरानी कंपनी है, 30 ईयर्स, काफ़ी टाइम होता है। इतने साल में इसको पूरी दुनिया में अपना जो है प्रोडक्ट फैला देना चाहिए था, लेकिन इंडिया में इन्होंने अभी तक एंटर तक नहीं किया है। अगर आपको निंटेंडो का अगर कुछ चाहिए तो आपको वो नल्ला PPSS नहीं है। अगर आपको निंटेंडो का कुछ गेम खेलना है तो आपको एमुलेट करना पड़ता है, या तो फिर आपको सिस्टम में कुछ मतलब बहुत दिक्कतें आती है, और नहीं तो उसके नाम पे वो चीप कंसोल मिलते हैं, सेकेंड हैंड फर्स्ट कॉपी, वैसे मटेरियल आप देख सकते हो निंटेंडो के पे। लेकिन ऑफिशियली कुछ भी नहीं है निंटेंडो का इंडिया में, और लोगों ने अभी तक हाथ भी नहीं लगा, और चांसेस है कभी इंडियन मार्केट में ये हाथ डालेंगे भी नहीं। अब हम एक लो इनकम वाली कंट्री है और हम चीज़ों के लिए ज़्यादा पे कर रहे हैं एक्चुअली जो हाई इनकम वाली कंट्रीज़ है उनसे। ये बात है ना, मेरे को ये बात सही नहीं लगती है। और ये सिर्फ चीज़ कंसोल की बात ही नहीं है, ये आप हर एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट पे देख सकते हो, विच रियली बाइट्स मी। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक, शेयर, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब प्लीज कंसिडर इट, एंड आई थिंक आई एम डन। बाय गाइस।